आज हम संकल्प लेके यहाँ से जा रहे हैं। और जो प्रदेश के सरकार है, जो खट्टर सरकार 9 साल पहले हरियाणा प्रदेश में आई, उसके बारे में तो मैं क्या बोलूं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हो। मैं पूछना चाहता हूं छत्तीस बिरादरी के अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से, अपनी माताओं बहनों से, ये जो सरकार खट्टर सरकार 9 साल हरियाणा में, इस सरकार ते छिक लिया कसर बाकी है। छिके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इस सरकार ने, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया इस सरकार ने। जो हरियाणा 2014 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, विकास दर में हम नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में नंबर 1 थे, बुढ़ापा पेंशन में नंबर 1 थे, किसान के हितकारी फैसलों में, गन्ने के भाव में, धान के भाव में नंबर 1 थे। आज वो हरियाणा 9 साल की खट्टर सरकार के बाद विकास में तो 19वें पायदान पे नीति आयोग बता रहा है, लेकिन आगे पहुंच गया तो सबसे देश में नंबर 1 पहुंच गया बेरोजगारी में। आज दुख होता है, दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, जो देश में युवाओं को रोजगार देने के लिए आदर्श प्रदेश होना चाहिए, जिसको देश को एक दिशा दिखानी चाहिए, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आज वो हरियाणा महंगाई में देश में नंबर 1, आज वो हरियाणा अपराध में देश में नंबर 1। अपराध के मैं आंकड़े देख रहा था, अपराध के आंकड़ों में मर्डर रेट में नंबर 2 हैं, महिलाओं के ऊपर अपराध के रेट में नंबर 1 हैं, और SC अट्रॉसिटीज में, दलितों पे अपराध में आज वो हरियाणा देश में नंबर 1 पहुंचाने का आज काम इस सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार में भी, जैसे कुलदीप शर्मा जी अभी आपको बता रहे थे। तो इन्होंने किया क्या? प्रश्न उठता है, इन्होंने ये सब किया तो किया क्या? हम इनसे सवाल पूछते हैं। जब 2014 में खट्टर सरकार बनी तो हरियाणा पे 70,000 करोड़ का बजट था, का कर्ज था, 70,000 करोड़ का कर्ज। आज वो कर्ज बढ़कर 3 लाख करोड़ का कर्ज इस सरकार पे हो। इसी साल 84,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज इन्होंने लिया। इतना कर्जा ले लिया, किया क्या? हम सवाल पूछते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से, आप बताओ, कुछ काम तो गिनवाओ। हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम आपकी कमी निकाल के नहीं, अपने और आपके कामों की तुलना करके लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारे समय 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, बल्लभगढ़, और सोनीपत की मेट्रो की रूपरेखा तैयार की गई। 81 किलोमीटर मेट्रो हमारी सब सरकार में हरियाणा मिली। 9 साल में मैं पूछना चाहता हूं खट्टर सरकार से कि 9 साल में 1 भी इंच मेट्रो क्यों नहीं बनी? हमारे समय 3 रेल की लाइन, जिसमें एक जींद, गोहाना, सोनीपत की रेल की लाइन भी बिछी। बुलेट ट्रेन की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सरकार के समय 225 किलोमीटर की रेल की लाइन हरियाणा में बिछी। आपके समय 1 इंच की रेल की पटरी हरियाणा में क्यों नहीं बिछी? हमारे समय 4 बिजली पैदा करने के थर्मल के कारखाने और 1 परमाणु का बिजली का कारखाना लगभग 1 लाख करोड़ की लागत से लगाया गया। आपने इतना कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं, 1 बिजली पैदा करने का कारखाना हरियाणा में क्यों नहीं लगा? आज अदानी समूह से आप बिजली ले रहे हो। हमारे समय 6 IMT औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें खरखौदा की IMT भी शामिल है, 6 बड़े औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर लगे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक भी नई फैक्ट्री या एक भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में क्यों नहीं लगा? हमारे समय में 12 यूनिवर्सिटी, 12 विश्वविद्यालय, जिसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तर भारत का बाबा साहब के नाम से एक अगर विश्वविद्यालय बना तो वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब के कलम से यहाँ पे बनी। 12 विश्वविद्यालय। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके समय विश्वविद्यालय छोड़ो, एक कॉलेज, एक स्कूल हरियाणा के अंदर दिखाओ जो नया बना हो, हम चलने को तैयार हैं। हमारे समय जब हमारी सरकार थी तो 11 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान आए, जिसमें निफ्टेम, सोनीपत वाला भी शामिल है, IIIT जो यहाँ पे बननी थी किलोद में, जो इन्होंने जिस तरीके से आपको पता है इन्होंने उसको बनने नहीं दिया, चाहे IIM है, एम्स है, IIT है, ऐसी संस्थाएं हैं। आपके समय एक भी राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्था हरियाणा में आई क्यों नहीं? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जो आपकी सरकार थी, 250 ब्लॉक स्तर के स्टेडियम बने, राजीव गांधी स्टेडियम, और 9 जिले स्तर के स्टेडियम बने। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, एक भी स्टेडियम
बनने की बात छोड़ो, जो स्टेडियम है उनका इतना दुर्दशा है वो आपके सामने है। जो आपकी सरकार थी 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पद पे लगाने का काम हुआ बिना भेदभाव के, चाहे वो योगेश्वर दत्त थे, चाहे वो बबीता फोगाट थी, चाहे अभी भी भाजपा के खेल मंत्री संदीप सिंह थे, इन सबको डीएसपी लगाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इनके समय एक खेल के एक खिलाड़ी को, अरे इस ओलंपिक की बात तो छोड़ो, जब रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा जैसे हमारे खिलाड़ियों ने हमारा देश का गौरव बढ़ाया है, पिछले ओलंपिक में 2 ही मेडल आए थे। आज तक हमारी बेटी साक्षी मलिक आज तक जंतर मंतर पे धरना दे रही है। खिलाड़ियों का अपमान नहीं, वो भारत देश का अपमान है, जिन्होंने भारत के झंडे को ऊपर किया, जन गण मन की गूंज दुनिया के विश्व पटल पे सुनाने का काम किया। आज उन खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हो खट्टर साहब, ये अच्छा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, हमारी जब सरकार थी उस समय 4 लाख गरीब परिवारों को, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी के गरीब परिवार, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख परिवारों को इंदिरा गांधी प्रदेशी आवास योजना के आधार पर मकान दिलवाने का काम हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, आपने एक भी प्लॉट, एक परिवार को एक भी प्लॉट और एक परिवार को एक भी मकान आपने पास करके क्यों नहीं दिया? खट्टर साहब, आप पे कर्जा तो बहुत चढ़ गया। जब आपकी सरकार थी तब 11,000 सफाई कर्मचारियों को और 8,000 ग्रामीण चौकीदारों को एक कलम से लगाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं आज उन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पे, उन चौकीदारों पर लाठीचार्ज आज किया जा रहा है, जब वो मानदेय बढ़ाना चाहते हैं। और मैं मांग भी रखना चाहता हूं, जब कभी हमारी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं, उन सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती हो, उन ग्रामीण चौकीदारों की पक्की भर्ती हो और उस गरीब को अपने बुढ़ापे का आसरा दिया जाए, ये मैं मांग करना चाहता हूं। जब आपकी सरकार थी तो किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ हुए, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ, एससी और बैकवर्ड निगम के 500 करोड़ के कर्जे माफ हुए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनकी सरकार में एक व्यक्ति का 1 पैसे का लाभ किसी आम नागरिक को मिला क्यों नहीं? बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो आपने बहुत माफ कर दिए होंगे, लेकिन किसी एक हरियाणा वासी का नाम बताओ खट्टर साहब, जिसको आपने कोई लाभ देने का, राहत देने का कोई काम किया हो। तो इन्होंने क्या किया हम पूछना चाहते हैं। इन्होंने 2 ही 3 चीज करी। इन्होंने देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपको दी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई दी, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में, और देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। एक ऐसी सरकार है, मैं युवा साथियों कहना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हुई सरकार है। आपको याद होगा इनका नारा था 75 पार। लोग नहीं चाहते थे 75 पार, लोग सरकार बदलना चाहते थे। नहीं तो 14 मंत्री मैदान में आए थे, 12 मंत्रियों को लोगों ने दोबारा विधानसभा नहीं पहुंचने दिया। अगर 75 पार मानते लोग तो कम से कम अपने मंत्रियों को जिताते। जहां जहां इनका मंत्री मिल रहा था बोला 75 पार तो ठीक है, ये नहीं पहुंचना चाहिए विधानसभा में, वहां उनका मंत्री गोता खा रहा था। कई जगह गोता खाया, रोहतक में भी खाया, सोनीपत में भी खाया, बादली में भी खाया, इसराना में भी खाया, सारे विधायक बैठे हैं हमारे। मगर 75 पार का नारा था। दूसरा नारा एक और था, जेजेपी का नारा। दूसरा नारा भी क्या था? लोग कहते हैं कि भाई जेजेपी पार्टी खत्म हो गई, इनका जिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं क्यों जिक्र करता हूं? राजनीति में ऐसी अनैतिकता, ऐसा विश्वासघात जो अपने मतदाता और हरियाणा के लोगों के साथ किया, ये मिसाल बननी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा धोखा देने का और विश्वासघात करने का, कोई इस तरह का कोई कदम उठाने की सोच भी ना पाए। इसीलिए मैं जिक्र करता हूं। जेजेपी का नारा था, आपको याद होगा, इलेक्शन में बीजेपी का नारा था 75 पार, और जेजेपी कहती थी बीजेपी को करो जमुना पार। यही बात थी ना, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। नतीजा इलेक्शन का आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार के आधार पे, लूट की छूट पे। और ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी और जेजेपी के विधायक और सांसद कह रहे हैं। आज कितनी खुली भ्रष्टाचार और लूट का तांडव हरियाणा में चल रहा है। एक विधायक है दादा गौतम नारनौन से, आपने सुना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब दादा गौतम का बयान आया सरकार बनने कुछ महीने के बाद कि 1 लाख खोपर सारा जीवन लग रहा है, तो वो कौन सा खोपर था और क्या जीवन रहा है? आपको पता है कौन सा खोपर था?
क्या अजीब नहीं लग रहा है? सांसद रोहतक के डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, 300 करोड़ का अमृत घोटाले में सब कुछ डकार गए, एक पूर्व मंत्री है। क्या क्या बताएं, किस किस की बताएं? सारे घाव लिए आप बैठे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी सरकार जिसने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और एक काम और किया इस सरकार ने, मैं आखिरी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। इस सरकार ने अगर ये काम ना भी करते, मैं आपका बेटा होने के नाते कहना चाहता हूं, मैं हरियाणा का एक नौजवान होने के नाते कहना चाहता हूं, राजनीति की तरह नहीं, अगर ये काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते। बहुत सहनशीलता हमारे दिलों में, मगर इन्होंने तो केवल आपका अपमान करने का काम किया, हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा और इनके घमंड के आगे हर वर्ग को इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी आए अपने मानदेय के लिए करनाल में लाठीचार्ज, कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पंचकुला में लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी करनाल में गई अपनी मानदेय बढ़ाने के लिए, उन पे पानी की बौछार और लाठीचार्ज। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों के आगे धरनों पे बैठे, उनको इन्होंने अपशब्दों से उन बच्चों के धरनों का अपमानित करने का काम किया। नौजवान आए सड़क पे अग्निपथ योजना के खिलाफ, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे कि छोटी सरकार है, कम से कम थारी बचत होगी, लेकिन भाई सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली बिठा दी कि नहीं बिठा दी? इनकी भी अच्छी तसल्ली बिठाई। और किसान तो 1 साल तक बैठा रहा, किसान 1 साल तक बैठा रहा इन धरनों पे। 750 घर उजड़ गए। आपका नहीं तो मेरा भाई होगा, मेरा नहीं तो किसी का होगा, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का पति था। किसान की आवाज के लिए ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इन धरनों पे बैठा था। 750 शव इन धरनों से वापस आए। उस किसान का भी जिस घमंड से, जिस अहंकार से उनका अपमान करने का काम किया गया, मेरे को याद है जब संसद में हम इनकी बात उठाते थे तो भाजपा के मंत्री बोलते थे देशद्रोही हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इससे बड़ा देश के विरोध में कोई वक्तव्य नहीं हो सकता। जिस किसान का एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के खेत जोत के देश को खाद्य सुरक्षा देता है और दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़कर पाकिस्तान और चीन की सीमा पर देश को सुरक्षा देने का काम करता है, उससे बड़ा देशभक्त कौन होगा? मैं पूछना चाहता हूं। जिन लोगों ने उनको देशद्रोही बताया, जिन लोगों ने उनको अपमान किया, उनके अपमान का बदला लेने के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं। इनका अहंकार, ऐसा घमंड अभी भी मैं देख रहा हूं। इनकी जो भाषा है, कभी न्यायपालिका के लिए तो कभी किसान के लिए, तब किसान के लिए बोले थे, आज न्यायपालिका के लिए बोल रहे हैं कि किसी का दिमाग खराब है, उसको ठीक करने की जरूरत है। ये घमंड की भाषा है। ये भाजपा के नेता नहीं बोल रहे, इनके भीतर बैठा हुआ घमंड बोल रहा है, इनका अहंकार बोल रहा है। और आपका और हमारा 1 साल का सफर बाकी, 1 साल के बाद चुनाव होंगे। कसौटी इस बात की हमारी अगली पीढ़ियां, आपको और हमको ये सोच के हमारे बारे में अगली पीढ़ियों के आत्मविश्वास, आपको और हमारे लिए अगली पीढ़ियां हमारे लिए आकलन करेंगी कि 750 किसानों को जहां कुर्बानी देनी पड़ी हो, अपमान सहना पड़ा हो, गरीब आदमियों को, सफाई कर्मचारियों से लेकर मनरेगा के मजदूरों को जहां लाठियां सहनी पड़ी हो, ऐसी सरकार से अपमान का बदला ले पाए कि नहीं ले पाए, इनका अहंकार हम तोड़ पाए कि नहीं तोड़ पाए। हम लड़ेंगे अपने मान सम्मान के लिए, हम लड़ेंगे हरियाणा के विकास के लिए, हम लड़ेंगे हरियाणा की खुशहाली के लिए, हम लड़ेंगे हरियाणा में 36 बिरादरी के भाईचारे के लिए, हम लड़ेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनका अहंकार तोड़ने के लिए 1 साल के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर 36 बिरादरी आप लोग हमारा साथ दोगे और आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक बार हाथ खड़ा करके, ये संघर्ष आपके संघर्ष में, आपके एक सिपाही के रूप में हम सब आपके संघर्ष में साथ है और आपका संघर्ष रंग लेके आएगा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का। जितनी